क्या था सीएसएस में फॉन्ट फैमिली। हम्म। कशिश या आशीष। बोला नहीं अटेंडेंस उन्होंने। कशिश माइक वर्क कर रहा है आपका? चलो, सो आज हम लोग फॉन्ट फैमिली का आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और उससे पहले हम लोग देखेंगे, लास्ट में देखा था फॉन्ट फैमिली के अंदर स्टाइल तक का पार्ट। हम्म। ठीक है। स्टाइल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फॉन्ट साइज। चलिए, font size property sets the size of the font. So being able to manage the text size is important in web design. However, you should not use font size adjustment to make paragraph look like headings and heading look like a paragraph. So heading का जो हमारा पर्पस होता है वो होता है कि किसी भी टॉपिक को स्टैंड आउट करना, ठीक है, क्लियरली उसके बारे में एक्सप्लेन करना। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टेक्स्ट का साइज़ कंट्रोल करने की हमारे पास प्रॉपर्टी डेफिनेटली अवेलेबल है, बट मिसयूज़ नहीं होना चाहिए कि आपने टेक्स्ट को बना दिया पैराग्राफ और हेडिंग, और हेडिंग को बना लिया आपने पैराग्राफ। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। ऑलवेज यूज़ द प्रॉपर एचटीएमएल टैग्स लाइक H1 to H6 फॉर हेडिंग्स एंड P ओनली फॉर पैराग्राफ्स। द फॉन्ट साइज वैल्यू कैन बी एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव साइज। एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। एब्सोल्यूट साइज like set the text to a specified size, does not allow a user to change the text size in all browsers, bad for accessibility reasons. Absolute size is useful when the physical size of the output is known. Relative sets the size relative to surrounding elements, allow a user to change the text size in browsers. So note करेंगे, if you do not specify a font size, the default size for normal text like paragraphs is 16 pixels. इसको हम लोग REM में भी जानते हैं या EM के थ्रू भी जानते हैं। तो 1 REM या 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। तो आपको जब HTML हमने पढ़ाया था तो मैं आपको बोला था कि डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, जो फॉन्ट होता है, और इसका जो साइज़ होता है वो 16। HTML के टर्म में अगर बात करते हैं तो उसका यूनिट होता है 3, मतलब 3 साइज़ में हमारा डिस्प्ले होता है डिफ़ॉल्ट। तो HTML के टर्म में अगर बात करें तो लोवेस्ट होता है 1, मैक्सिमम होता है 7 एंड डिफ़ॉल्ट इज़ 3। बट इन टर्म ऑफ CSS हम लोग इसको पिक्सल्स में कंसिडर करते हैं। सेट फॉन्ट साइज विद पिक्सल्स। सेटिंग द टेक्स्ट साइज विद पिक्सल्स गिव यू फुल कंट्रोल ओवर द टेक्स्ट साइज। जैसे कि H1 हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, H2 30 पिक्सल्स, पैराग्राफ 14 पिक्सल्स। और अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको वेरिएशंस आपको साइज में क्लियरली विजिबल हैं इसके अंदर। इफ़ यू यूज़ पिक्सल्स यू कैन स्टिल यूज़ द जूम टूल टू रिसाइज द एंटायर पेज। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन को जूम करेंगे तो हमारा कंटेंट भी साथ साथ क्या हो रहा है, जूम हो रहा है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सेट फॉन्ट साइज विद EM या REM।
To allow user to resize the text in the browser menu, many developers use EM instead of pixels. One EM is equal to current font size. So the default text size in browsers is 16 pixels. So the default size of one EM is equal to 16 pixels. So the size can be calculated from pixels to EM using this formula, pixels divided by 16 equal to EM. So जो भी आपका होगा उसका आपको EM अगर निकालना, जैसे 2 EM तो आपका क्या हो गया, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 24 पिक्सल्स तो वो डिवाइड हो गया तो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट साइज 2.5 REM, तो यानी कि ये हमारा कितना बना 40 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 16, तब जाके हमें 2.5 REM हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है इस तरह से। तो 1 REM या 1 EM में होता है आपका 16, तो 2 में आपका हो गया 32, और 2 के अंदर अगर हम बात करें 2.5 तो यानी कि 16 का हाफ कितना हो गया 8। तो टोटल कैलकुलेशन कितना बना 40 पिक्सल्स, जिसको हम लोग EM में 2.5 में कंसिडर करेंगे इस तरह से। सो आप यहाँ देखें सेम रिजल्ट हम लोग यहाँ पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जस्ट So in the example work, the text size in EM in the same as the previous example in pixels. However, with the EM size, it is possible to adjust the text size in all browsers. Unfortunately, there is still a problem with older versions of Internet Explorer. The text become larger than it should when made larger and smaller than it should when made smaller. सो इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसका कैलकुलेशन सही से काम नहीं करता है, बट मॉडर्न आज की डेट में जितने वेब ब्राउजर्स आप देख रहे हैं उन सभी में बढ़िया से आपका यूनिट सपोर्ट करेगा। सो देखा जाए तो आज की डेट में रेयरली कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है। जनरली ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो या तो सफारी के ऊपर है या फिर क्रोम के ऊपर है। देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा ब्राउज़र यूज़ हो रहा है, तो इवन एप्पल यूज़र भी सफारी के कंपैरेटिवली क्रोम को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा वर्क स्पेस हमें मिल जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंट एंड EM। द सोल्यूशन दैट वर्क्स इन ऑल ब्राउजर्स इज़ टू सेट अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन परसेंटेज फॉर द बॉडी एलिमेंट। अगर आप चाहते हैं कि ओल्डर में भी काम करे सो आप बॉडी को जाके क्या बोलेंगे फॉन्ट साइज 100%। उसके बाद फिर आपका जो भी आप EM में वैल्यू पास करेंगे वो ओल्डर और मॉडर्न दोनों ब्राउज़र में वर्क करेंगे आपके, ठीक है। अगर आप परसेंटेज डिफाइन नहीं करते हैं तो मॉडर्न में चलेगा, ओल्डर वेब ब्राउज़र में अगर कोई विजिटर है आपका तो वहाँ पर काम नहीं करेगा आपका EM यूनिट, ठीक है। तो अगर हम लोग आउटपुट देंगे तो हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं मिलेगा। अगर इंटरनेट एक्सप्लोर होता तो आप इसका डिफरेंस समझ पाते हैं। चलिए मूविंग ऑन, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। सो द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट with a VW means viewport unit, which means the viewport width. That way the text size will follow the size of the browser window. So हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि भाई हेडिंग जो है हमारा 10 VW मतलब स्क्रीन का 10% हमारा हो जाए यहाँ पर। तो चलिए ओपन करते हैं एग्जाम्पल। तो आप यहाँ देखें टेक्स्ट आपको काफ़ी लार्ज होकर दिखाई देगा, प्लस ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। सो अब आप यहाँ देख रहे हैं VW जब लोग डिफाइन करते हैं, मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो ये जूम या जूम आउट, जूम इन जूम आउट वर्क नहीं करेगा इसके अंदर। दूसरा, अगर आप रिसाइज करते हैं ब्राउज़र को तो आप एक्सपीरियंस करेंगे ये स्केल अप स्केल डाउन अब अपने ब्राउज़र विंडो के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है 10W, जरूरी नहीं कि आपने 10W के साथ ही काम करना है। सो इसको ऐसा समझो कि अगर आपकी स्क्रीन की विड्थ अगर 50 सेंटीमीटर है तो आपका 0.5 मतलब हुआ 1 ब्राउज़र विड्थ, ठीक है, या व्यू पोर्ट विड्थ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू पोर्ट इज द ब्राउज़र विंडो साइज 1 VW इक्वल टू 1% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। इफ द व्यू पोर्ट इज 50 सेंटीमीटर वाइड 1 VW इज 0.5 सेंटीमीटर। सो ये है आपके फॉन्ट साइज से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको अपने वर्क में कहीं पर गूगल के फॉन्ट को एम्बेड करना है तो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होता है fonts.google.com। सो अडोबी और गूगल इन लोगों ने डेडिकेटेडली कुछ फॉन्ट्स डिफाइन किए हुए हैं जिसमें आप जाके फैमिली वाइज इनको देख सकते हो। यहाँ से रिसेट कर लेते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट गूगल का आ गया पार्ट इस तरह से।
चलिए, सो इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ देख सकते हो कहीं भी आपको साइन इन साइन अप का ऑप्शन इसमें नहीं दिखाई देगा। फॉन्ट्स जो भी आप यूज़ करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। सो जैसे आपको फॉन्ट्स लेना हो, ठीक है, आपको नेटो और टाइप फेस फॉन्ट चाहिए इस तरह का, ठीक है, या फिर आपको आइकन्स की रिक्वायरमेंट हो। जनरली आप एंड्रॉयड के अंदर जितने भी आइकन्स देखते हैं वो इसी से आते हैं आपके, ठीक है, जो ऐप्स वगैरह में यूज़ होते हैं। या फिर आपको नॉलेज वगैरह कुछ गेन करना है तो आप इसमें नॉलेज के ऊपर क्लिक कीजिए, सो आपको फॉन्ट्स की नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो FAQs हैं वो आपको मिल जाएंगे। बट FAQs हमारा टॉप पार्ट नहीं है, फ़िलहाल हम देखना चाहते हैं फ़ॉन्ट्स। तो फ़ॉन्ट पर जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको मिलता है फ़िल्टर। फ़िल्टर में जब आप आएंगे तब आपको यहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे भाई किस तरह के फ़ॉन्ट आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने टेक्स्ट के अंदर किसी तरह का मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। अब वो एक जॉयफुल मैसेज है, प्लेफुल है, काम है, स्टिफ है, हैप्पी है, तो अलग अलग फीलिंग के हिसाब से अलग अलग तरह के आपको फॉन्ट्स मिलेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी को विशेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको एरियल फॉन्ट में तो लिख के दोगे नहीं, है ना। आप वहाँ पर कुछ चाहोगे जैसे हैंड राइटिंग फॉन्ट हो या कर्सिव फॉन्ट हो। विशेस जनरली कुछ इसी तरह के होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, तो वहाँ पर आपका बदल जाएगा टाइपोग्राफी। इसी तरह से अगर आप कोई फोर्सफुली मैसेज कहना चाह रहे हो तो उसको आप उस फन वे में नहीं कहोगे, है ना, तो वहाँ पर आप रेगुलर और बोल्ड रखोगे उस चीज़ को। तो हर एक ओकेज़न के हिसाब से यहाँ पर आपको फॉन्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं फैंसी, तो फैंसी फॉन्ट के अंदर बहुत सारी इसके पास फैमिली अवेलेबल है, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को लिख के कहना चाहते हो स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, अब तो अभी भी है वैसे, तो अगर आप पीछे देखोगे साउथ दिल्ली के अंदर अपने इंस्टीट्यूट के पीछे आपको हर चीज़ की गैलरी मिल जाती है ना। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर कार्ड्स एक्सचेंज हुआ करते थे, है ना। जैसे किसी का बर्थडे हो गया या घर में किसी की एनिवर्सरी हो गई, तो उसमें आप देखते हो बड़ा कर्सिव राइटिंग में लिखा होता है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ट्रेंड खत्म हो रहा है, सब डिजिटल में हम लोग स्विच कर चुके हैं। तो आप यहाँ देखें, जैसे अगर हमें किसी बिजनेस से रिलेटेड कुछ लिखना है तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कितना क्लियर आपका फॉन्ट है, ठीक है। आप यहाँ से अगर देखोगे फीचर स्टिक, तो मूवीज़ जब आप देखते हो, जब उनके टाइटलिंग आती है या कुछ भी आता है, तो वहाँ पर फॉन्ट बड़े यूनिक से होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रेविटी मूवी की अगर हम लोग बात करें तो फॉन्ट कुछ लग रहा है ना फीचर स्टिक से। ग्रेविटी की बात हुई तो बहुत बोल्ड नहीं लिखा है इन्होंने, उसको उन्होंने क्या लिखा, लाइट वेट लिखा है, ताकि फील आए कि हाँ ग्रेविटी की बात हो रही है। अब यहाँ पर लिख दिया बहुत भारी भरकम बोल्ड वगैरह करके, तो पर्पज़ ही खत्म हो गया। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की और वहाँ पर आप लिख रहे हो इतना हैवी तरीके से, तो सेंस बदल गया चीज़ों का। या जैसे अगर आप देखते हो हैरी पॉटर मूवी, तो यहाँ पर आप देखो तो टाइपोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा आपको इसके ऊपर, है ना। फॉन्ट पर नज़र डालेंगे, इसको बंद कर दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉन्ट थोड़ा सा आपका एक आपका साईफाई उसमें दिखाई देगा आपको, जैसे एक हॉरर काइंड ऑफ फॉन्ट, ठीक है। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आपको फॉन्ट्स मिलते हो। जैसे आप लोग ग्राफिक्स वगैरह बनाते हो और आपका टॉपिक जिस तरह का है, तो उस तरह के फॉन्ट्स आप यहाँ से ले सकते हो, बहुत इजीली आपकी फॉन्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो पहला पार्ट आया हमारा फिलिंग। दूसरा पार्ट क्या है, अपीयरेंस, जिसमें आपको मार्कर, डिस्ट्रेस, वुड टाइप, टेक्नो, इस तरह को मिल जाएगा। फिर आती है आपकी क्या कैटेगरी, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में आपको जैसे हैंड रिटन कुछ चाहिए इफेक्ट उसके अंदर, तो आप वो अपना फ़िल्टर करके निकाल पाओगे। तो यहाँ से ये फ़िल्टर हम लोग हटा देते हैं, फिर आप देख पाएंगे कैलीग्राफी वगैरह आपका। तो जैसे हम लोग हैंड रिटन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉन्ट आपको हैंड रिटन जैसे ही दिखाई देंगे इस तरह से। इसी तरह से फिर सेरिफ की आपको एक पूरी कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। सेंस सेरिफ की आपको कैटेगरी मिलेगी, टेक्नोलॉजी की आपको कैटेगरी मिलेगी, सीजनल की आपको कैटेगरी मिलेगी। इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप्स हो गए, ठीक है। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपको बेसिकली चाहिए, तो आप यहाँ से लैंग्वेज वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। रिटन राइटिंग सिस्टम में आप यहाँ से अगेन अरेबिक में आपको चाहिए, देवनागरी में आपको चाहिए, जिस भी लिपि में आप चाहते हो उस तरह के आपको मिल जाएगा। तो गूगल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आके हर तरह की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं इसके अंदर।
तो चलिए, हमें जैसे यहाँ से कोई फॉन्ट अगर बहुत पसंद आ रहा है, वेब में हमें उसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फ़िल्टर में जाएंगे। तो इतना तो हमें समझ में आ गया प्रीवियस क्लास के एग्जांपल के थ्रू कि भी हमें सेंसरी फॉन्ट्स का वेब में सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी सेंसरी फॉन्ट होंगे, जैसे रोबोटो काफ़ी फेमस फॉन्ट है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से जाके अपना ले सकते हो चीज़ों को। अब इसमें क्या है, ऑल कैटेगरी जब आप रखोगे तो आपका ह्यूमनिस्ट, आपका जियोमेट्रिक, आपका अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। तो हम चाहेंगे, ठीक है, इस तरह के फॉन्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पीटी सेंस हो गया, नोटो सेंस हो गया, लैटो फॉन्ट हो गया। तो इसमें कंटेंट की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है, ठीक है। जियोमेट्रिक फॉन्ट अगर आप चूज़ करेंगे तो ये थोड़े से लाइट वेट आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग चॉइसेस इसमें अवेलेबल हैं। प्रिंट की अगर बात की जाए तो सेरिफ का ज़्यादा यूज़ होता है। तो प्रिंट में आपको पता है कि टेक्स्ट के एंड में आपको टेल दिखाई देती है, तो हम लोग यहाँ से सेरिफ को ऑन करेंगे। तो हर एक लेटर के नीचे आपको एक घुमावदार शेप मिलेगा। अब क्या होता है, लार्ज साइज़ पर तो ये बढ़िया होगा, लेकिन जब आप इसको 16 पिक्सल में देखोगे तो ये टेक्स्ट में ना रीडिंग एक्सपीरियंस ख़राब करता है आपका। तो ऐसा नहीं कि वेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंस सेरिफ ही यूज़ होता है, दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों का अपना एक रोल है। अगर आप बहुत लार्ज अमाउंट में कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो सेंस सेरिफ, अगर आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं, कोई टॉपिक लिख रहे हैं सेंटर में स्क्रीन के, तब आप लिख सकते हैं वहाँ पर सेरिफ, ठीक है। तो चलिए, फॉन्ट यहाँ पर हम लोग लेते किस तरह से उसको ज़रा समझते हैं। लेट्स से आपको एक फॉन्ट चाहिए विच इज़ पॉपिंस। आपको नेम क्लियर है, आप यहाँ पर आओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये फॉन्ट इस तरह से कुछ मिलेगा। आपको फॉन्ट के वेरिएंट्स पता चल जाएंगे कि थिन, मीडियम, थिक, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इसके वेरिएंट्स अवेलेबल है। आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक ऑन गेट फॉन्ट। गेट फॉन्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से रिमूव ऑल पर जाना है, ठीक है, और फिर से ब्राउज करके पॉपिंस को लिखाना है, क्योंकि मेरे पहले के ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐड हो रखे हैं। चलिए, अब गेट फॉन्ट पर क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है, पॉपिंस। आपको अगर वेब में लगाना है तो आप करेंगे गेट एम्बेड कोड। अगर आपको अपनी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में कहीं इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड, ठीक है, इस तरह से। तो गेट एम्बेड कोड पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से इसके अंदर मिलेगा लिंक। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल सीएसएस हम लोग किस तरह से लगाते हैं, तो आपका ये कोड आपको मिलेगा और ये क्लासेस आपने कॉपी करके कॉपी पेस्ट करनी होगी अपनी हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग में। तो वेबसाइट पे लगाना है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करना है या iOS में यूज़ करना चाहते हैं या फ्लटर में यूज़ करना चाहते हैं, तो हर एक का सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा काम फ़िलहाल वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वेब चूज़ करेंगे। अब इसको लगाने के भी दो तरीके हैं हमारे पास, कि भाई आप लिंक टैग लगाना चाहते हैं या फिर आप एक ही स्टाइल टैग के अंदर इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं एग्जांपल किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो एक यहाँ से एग्जांपल ओपन कर लेंगे हम लोग, और फाइल को हम लोग यहाँ से यूआरएल को करेंगे कॉपी, ओपन करेंगे नोटपैड, और यहाँ पर हम इस कोड को कमेंट कर लेते हैं और हम अपना नया कोड इसमें ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ जाकर डिफाइन किया एक फ्रेश स्टाइल टैग और स्टाइल टैग क्लोज। फाइल कंट्रोल एस करेंगे, पेज को रिलोड करेंगे। देखो नॉर्मल आ रहा है टेक्स्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन। अब हम इसमें पॉपिंस फॉन्ट को आपको ऐड करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको उसको लगाना है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और अपने स्टाइल टैग में लाके आपने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करने के बाद हम चाहते हैं हमारा हेडिंग और पैराग्राफ जो है वो नए फॉन्ट से स्टाइल हो जाए। तो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे, जैसे हम चाहते हैं बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो पॉपिंस से स्टाइल होगा। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे फॉन्ट फैमिली और आपको कॉपी करना है इसको और यहाँ लाके कॉल कर लेना है। कंट्रोल एस कीजिए। अब अपने पेज को ज़रा रीलोड करिए, चेंज हो गया फॉन्ट। तो इस तरह से वेब के अंदर फॉन्ट वगैरह हमें जो होते हैं इंटीग्रेट करने होते हैं। अब इसको लगाने का बेनिफिट क्या हुआ,
देखो सीधी सी बात है, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में पॉपिंस फॉन्ट पहले से ही इंस्टॉल्ड हो, आपने लगा दिया कि भाई हमें पॉपिंस फॉन्ट लगाना है। अब हो सकता है कि भाई जसकरण के कंप्यूटर में पॉपिंस फॉन्ट है ही नहीं, तो क्या होगा, जसकरण के पास वो फॉन्ट जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसी डिफरेंट फॉन्ट में। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी एंड यूज़र जब मेरी वेबसाइट को विजिट करे तो उसको कोई डिफरेंट फॉन्ट दिखाई दे। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑनलाइन फॉन्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट एम्बेडिंग। फॉन्ट एम्बेड होने से क्या होगा कि अब जब ये पेज के पास एक्सेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली गूगल से कम्युनिकेट करेगा और वहाँ पर फॉन्ट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर में वेल एंड गुड, नहीं है तो गूगल से। अब यहाँ पर क्या एक फॉलबैक हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि भाई गूगल से कम्युनिकेट नहीं हुआ 1%, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी और दूसरा सेंसरी फॉन्ट जो भी कंप्यूटर में होगा वो उसकी जगह पर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट फॉन्ट इसको लोग बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई गूगल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कभी बंद नहीं होने वाला, और धीरे धीरे ये अपना और ग्रो ही कर रहा है, डिफरेंट इनके सेगमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा, यहाँ से गूगल और एडोबे दो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा आपको फॉन्ट मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं। दोनों के ओपन सोर्स है, किसी का भी आप यूज़ करा सकते हो फॉन्ट, बट गूगल के पास काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। तो ये तो हो गया किस तरह से लगाना है। मैं वापस से अपना पहले वाले कोड को एक्टिवेट कर देता हूँ, Ctrl+S करेंगे और यहाँ पर रिलोड कर लेंगे इसको। चलो ये सीख गए आप, इसके बाद आप इधर आइए और ज़रा थ्योरी पार्ट को समझते हैं। सो इफ़ यू do not want to use any of the standard fonts in HTML, you can use Google Fonts. So Google Fonts are free to use and have more than 1000 fonts to choose from. So how to use Google Fonts? Just add a special style sheet link in the head section and then refer to the font in the CSS. So for example, here we want to use a font named Sophia from Google Fonts. ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाके लिंक में इसको डिफाइन किया और हमने फैमिली के अंदर जाके बताया कि सोफिया फॉन्ट हमें इंट्रोड्यूस करना है अपने कंटेंट में। तो देखिए यहाँ पर सोफिया फॉन्ट का आउटपुट आपको देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। इसी तरह से आप कोई और डिफरेंट फॉन्ट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ जाके अपना डिफरेंट फॉन्ट का नाम बताओगे, आपका वो डिफरेंट फॉन्ट इसमें कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से फॉन्ट वगैरह आप लगा सकते हो। सो हेयर वी वांट टू यूज़ अ फॉन्ट नेम ऑडियो वॉइड फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। तो यहाँ पर हमने ऑडियो वॉइड का जिक्र किया है, हमारा ऑडियो वॉइड फॉन्ट कॉल हो गया। अगेन फ्यूचरिस्टिक फॉन्ट है इस तरह से। सो व्हेन स्पेसिफाइंग अ फॉन्ट इन CSS, ऑलवेज लिस्ट एट मिनिमम वन फॉलोबैक फॉन्ट टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स। सो ऑल्सो हेयर यू शुड एड अ जेनरिक फॉन्ट फैमिली लाइक सेरिफ और सैंस सेरिफ टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, सपोज कीजिए ऑडियो वाइड फॉन्ट गूगल से डिलिस्ट हो गया, ठीक है, तो कोई भी दूसरा सेंसरी फॉन्ट उसकी जगह पर रिप्लेस करेगा उसको, ये नहीं कि सेरिफ आ जाए, है ना। तो फॉलबैक ज़रूर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं यूज़ मल्टीपल गूगल फॉन्ट्स के बारे में। टू यूज़ मल्टीपल गूगल फॉन्ट्स, जस्ट सेपरेट द फॉन्ट नेम विद अ पाइप कैरेक्टर लाइक दिस। अब जैसे कि भाई अगर आपको 3 अलग अलग फॉन्ट लगाने हो तो 3 बार आप अगर इस तरह से डालोगे तो कोड की लेंथ बढ़ेगी। हमें क्या करना है, यहाँ पर पाइप कैरेक्टर का यूज़ करना है। कीबोर्ड में आप शिफ्ट के साथ इसको चलाते हैं। सो आपको ऑडियो वाइड, सोफिया, त्रिरोंग, तीनों फॉन्ट को एक साथ अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ पर तीनों को इस तरह से डिफाइन कीजिए और यहाँ से ओपन एग्जाम्पल पे आप आओगे, ये देखिए तीनों फॉन्ट हमारे सक्सेसफुली कॉल हो गए गूगल से। ठीक है, इसी तरह से रिक्वेस्टिंग मल्टीपल फॉन्ट में स्लो डाउन योर वेब पेजेस, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। क्योंकि आप जब पेज एक्सेस कराएंगे एंड यूज़र को तो इसकी रिक्वेस्ट किस पे जा रही है, गूगल के पास, और फिर गूगल से आपका डेटा आ रहा है। तो यानी कि जितने भी आप एक्सटर्नल डेटा लेके आते हो उसकी रिक्वेस्ट बनती है और ये पेज को कहीं ना कहीं स्लो डाउन करती है। तो जब भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि ये ऐसी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब एक वेबसाइट को बनाने के लिए एक फॉन्ट की फैमिली बहुत होती है, क्योंकि उसके अंदर थिन, मीडियम, थिक, सेमी बोल्ड, कंडेंस, हर तरह के स्टाइल अवेलेबल होता है। तो एक से भी काम हमारा चल सकता है। बट सिनेरियो अगर ऐसा आता है कभी, तो आपको मैंने बता दिया मल्टी लाइन ना करके आप एक ही रिक्वेस्ट में 3 फॉन्ट को गूगल के सर्वर से फैच करा सकते हैं, ना कि 3 डिफरेंट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, स्टाइलिंग गूगल फॉन्ट। ऑफ कोर्स यू कैन स्टाइल गूगल फॉन्ट एज यू लाइक विद CSS। तो जैसे हम लोग सोफिया फॉन्ट को स्टाइल करने की बात करें, हमने सिर्फ फॉन्ट लिया गूगल से, बाकी हम कहते हैं भाई हमें उसका साइज़ जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, प्लस मुझे उसके अंदर शेडो भी ऐड करना है।
तो हमने क्या लिखा, 3 पिक्सल्स एक्स एक्सिस, 3 पिक्सल वाई एक्सिस, 3 पिक्सल ब्लर रेडियस, और हमने अपना एक कलर कोड यहाँ पास किया। और आप यहाँ देख सकते हो हमारे टेक्स्ट के अंदर एक एलिवेशन आपको फील हो रहा होगा, है ना, शैडो। नेक्स्ट, इसी तरह से इनेबलिंग फॉन्ट इफेक्ट्स, आप फॉन्ट के अंदर इफेक्ट भी लगा सकते हो। सो गूगल हैज़ ऑल्सो इनेबल्ड डिफरेंट फॉन्ट इफेक्ट्स दैट यू कैन यूज़। सो फर्स्ट ऐड इफेक्ट इक्वल टू इफेक्ट का नेम। सो जैसे यहाँ पर हम लोग एक रिक्वेस्ट लगाए थे फैमिली इक्वल टू सोफिया, हमने इफेक्ट इक्वल टू क्या बोला, फायर इफेक्ट हमें चाहिए फॉन्ट के अंदर। सो द इफेक्ट इक्वल टू इफेक्ट नेम टू द गूगल API, API means application interface, then add a special class name to the element that is going to use the special effect. The class name always start with font effect and ends with the effect name. So add the fire effect to the Sophia font, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया effect equal to fire। अब जब आप यहाँ पर इसको लिखेंगे H1, तो आप यहाँ पर हमारा क्लास क्या लगेगा, font effect fire। अब ये देखो यहाँ कहीं नहीं है, तो ये क्लास कहाँ है, ये उस API के अंदर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर इसको जब ओपन करेंगे तो देखो फायर इफेक्ट क्रिएट हो गया हमारे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं, गूगल ने ऑलरेडी बना के रखा होगा। इसी तरह से आप कोई डिफरेंट इफेक्ट लगाना चाहते हो, भाई हम चाहते हैं कि नियॉन इफेक्ट भी आ जाए, आउटलाइन भी हो, एम्बॉसिंग भी हो, उसके अंदर शैडो भी हो मल्टीपल, तो आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग इफेक्ट्स इस तरह से नियॉन, आउटलाइन, एम्बॉस एंड मल्टीपल शैडो इफेक्ट आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गूगल के साथ। अब हम लोग बात करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग से हमारा मतलब क्या है कि भाई किस फॉन्ट के साथ आपने काम करना चाहिए जिनका बेस्ट कॉम्बिनेशन बने हेडिंग और कंटेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए। सो CSS ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग आर इसेंशियल टू ग्रेट डिज़ाइन। सो फॉन्ट पेयरिंग के रूल्स क्या है, हियर आर सम बेसिक रूल्स टू क्रिएट ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग। अब जो आप यहाँ सीख रहे हो ये ग्राफिक्स में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, कॉम्प्लीमेंट, फॉन्ट कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए एक दूसरे को। तो इट इज़ ऑलवेज सेफ टू फाइंड फॉन्ट पेयरिंग दैट कॉम्प्लीमेंट वन अदर। अ ग्रेट फॉन्ट कॉम्बिनेशन शुड हार्मोनाइज विदाउट बीइंग टू सिमिलर और टू डिफरेंट। यूज फॉन्ट सुपर फैमिलीज। A font superfamilies is a set of fonts designed to work well together. So using different fonts within the same superfamily is safe. So for example, Lucida superfamily contains the following fonts जैसे Lucida Sans, Lucida Serif, Lucida Typewriter Sans, Lucida Typewriter Serif and Lucida Math. So ये क्या हो गया, एक फैमिली हो गई, ठीक है। जैसे एरियल की अपनी एक फैमिली है, टाइम्स की अपनी एक फैमिली है, ज़्यादातर सभी फॉन्ट्स की अपनी अपनी एक फैमिली होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको फॉन्ट मिल जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रास्ट। सो कंट्रास्ट ऑलवेज इन किंग। सो क्या है यहाँ पर, टू फॉन्ट्स दैट आर टू सिमिलर विल ऑफन कॉन्फ्लिक्ट, however contrast them the right way bring out the best in each font. So example, combining serif with sans serif is a well known combination, ठीक है। अब दोनों serif serif कर दोगे तो भी मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने आपको अभी भी इससे पहले भी बोला था कि जब हम लोग कोई हेडिंग बनाते हैं तो पैराग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन चल रहा होता है वो होता है किसमें, आपका सेंस सेरिफ के अंदर। तो आप हेडिंग को कैची करने के लिए, स्टैंड आउट करने के लिए सेरिफ का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि लार्ज साइज पे लिखोगे तो पढ़ने में दिक्कत नहीं आ रही है। सो example, combining serif with sans serif is a well known combination. A strong superfamily includes both serif and sans serif variations of the same font जैसे कि Lucida and Lucida Sans। तो एक है आपका serif और अदर है आपका sans serif। नेक्स्ट, चूज ओनली वन बॉस, यानी कि एक ही आपको रखना है हेडिंग के लिए, ये नहीं कि आप हर जगह पर हेडिंग के लिए अलग अलग फॉन्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। सो वन फॉन्ट शुड बी द बॉस। This establish a hierarchy for the fonts on your page. This can be achieved by varying the size, weight and color. So no doubt Georgia is the boss here. For example, so हम लोग बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं और H1 टैग का हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा हेडिंग हो गया और ये हमारा इसके अंदर कंटेंट हो गया। देखो कंटेंट की क्लियरिटी काफ़ी सही है ना, कॉम्बिनेशन बढ़िया जा रहा है। तो आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो। हमने क्या यूज़ किया, वर्दाना एंड जॉर्जिया फॉन्ट। दूसरा फॉन्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप यहाँ पर ट्राई करके देखोगे
तो ये ब्लैक हमारे कंट्रास्ट के साथ है। अब ये हमारा डिफ़ॉल्ट बॉडी के जो वाइट और ब्लैक कलर के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन समझ में आएगा इसका। इसी तरह से हेलवेटिक एंड गैरामाउंट, आप यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से गूगल फॉन्ट की हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं, जैसे मेरी वेदर और यहाँ से ओपन सेंस, आप यहाँ आएंगे, ये इसकी पेयरिंग देखिए फॉन्ट की। नेक्स्ट उबंटू एंड लॉरा फॉन्ट के साथ। नेक्स्ट यहाँ से एब्रिल फैट फेस एंड पॉपिंस का कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक है। तो हेडिंग आप सेरिफ में लिखिए, लेकिन मैटर आपका सेंस सेरिफ में ही जाएगा, इसको चेंज नहीं करना है। तो अलग अलग फॉन्ट्स की पेयरिंग मैंने यहाँ पर बना के रखी है, सो दैट कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जाइए, आपका कंटेंट काफ़ी अच्छे से स्टैंड आउट होकर दिखाई देगा यूज़र को, ठीक है। ये आपका ओसवाल्ड एंड नेटो साइंस है, इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट वगैरह में यूज़ करें फॉन्ट्स, कॉम्बिनेशन आपके सामने अवेलेबल है। तो हेडिंग आपका सेरिफ और टेक्स्ट हमारा सेंस सेरिफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे CSS फॉन्ट के अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, इतना कुछ लिखते हैं अलग अलग लाइन में। इससे क्या होता है, आपकी कोड की लेंथ बढ़ती है नेसेसरी CSS के अंदर। हम चाहते हैं कि ये सब वन गो में ख़त्म हो जाए, तो आपको ओनली लिखना है फॉन्ट। तो टू शॉर्टन द कोड, it is also possible to specify all the individual font properties in one property. The font property is a shorthand property for all these. So the font size and font family values are required always. So जब भी आप काम करेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, साइज और फैमिली। जब भी आप शॉर्ट हैंड में काम करेंगे ये आपका होना चाहिए। इफ़ वन ऑफ द अदर वैल्यू इज मिसिंग, द देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आर यूज्ड। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉन्ट होगा 20 पिक्सल का और एरियल होगा। अगर एरियल नहीं मिला तो कोई और दूसरा सेंसरी फॉन्ट उसको रिप्लेस करेगा। सेकंड एग्जांपल हम क्या कहते हैं, इटैलिक भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए, बोल्ड भी होगा, साइज़ भी यहाँ पर रहेगा, और जॉर्जिया फॉन्ट हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। तो ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ें एक साथ वन गो में अप्लाई हो रही हैं आपकी, तो शॉर्ट हैंड चला सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे CSS में आइकन्स की। अब ये आइकन्स क्या होते हैं, आज की डेट में वेबसाइट्स वगैरह के अंदर जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पर आइकन्स सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जैसे अभी मेरा आइकन यहाँ पर मिसिंग आ रहा है, मैं एक बार लॉगिन कर दूँगा तो आइकन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सो आइकन कैन ईजिली बी एडिड टू योर HTML पेज बाय यूजिंग एन आइकन लाइब्रेरी। अब आइकन की लाइब्रेरी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था fonts.google.com। तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल के अपने डेडिकेटेड आइकन्स की पूरी लाइब्रेरी अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी आपको सिंबल अपने वेब पेज में लगाना है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और कौन है, जैसे कि फॉन्ट ऑसम, ये भी आपको पूरी डेडिकेटेड लाइब्रेरी देते हैं अपनी, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं आइकन्स के लिए। सो यहाँ पर क्लिक ऑन आइकन्स, तो आप यहाँ देखेंगे 53,000 प्लस आइकन्स अवेलेबल हैं और लेटेस्ट वर्जन में, और जिसमें आप लोग फ्री यूज़ जो कर सकते हैं 2060 आइकन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसी तरह से फ्लैट आइकन, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको आइकन्स ऑफर करता है डिफरेंट। इसी तरह से फेदर आइकन, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये भी आइकन प्रोवाइड करने के लिए बनाए प्लेटफॉर्म। इसी तरह से आप बूटस्ट्रैप के आइकन्स आते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आइकन्स हम लोग लेकर अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ भी कुछ आइकन्स अवेलेबल है ना। तो जैसे मेरे पास ट्विटर का लोगो है यहाँ पर, लेकिन ट्विटर का ये आइकन है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि भाई ये आपका मोड चेंज अगर हमें करना हो, लाइट डार्क पे मून बना हुआ है तो मून का एक आइकन है ना। तो जो बहुत इजीली रिप्रेजेंट करा कि किसका क्या काम है ना। इस तरह से ऑटो मोड के अंदर ब्लैक और वाइट दोनों हैं, यानी कि यूज़र अगर अपनी थीम चेंज करता है विंडो की तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। बट अगर यूज़र का थीम डार्क है लेकिन आपको फोर्सफुली उसको लाइट करना है, तब आपको लाइट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आपके रहे आइकन के प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप आइकन में आएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स मिल जाएंगे देखने के लिए। एक बार रिलोड कर लेते हैं। ये देखिए आइकन्स आ गए यहाँ पर इस तरह से। सो यहाँ पर हमने कुछ आइकन प्लेस किए। और एक बार देखते हैं कोड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमारा आइकन डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ है। सो यहाँ पर एस ऐड हो रखा है और ऊपर हमारे पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है बूटस्ट्रैप का, और एक लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर डिफरेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़रा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा क्लाउड, हर्ट, कार, फाइल एंड बार का आइकन यहाँ पर विजिबल हो जाए। तो चलिए कोड को यहाँ से करते हैं। लीजिए आ ही गया, लोडिंग में टाइम लग रहा था आपका। तो आप यहाँ देखो आइकन्स कैन इजीली बी एडिड टू योर HTML पेज। ठीक है, तो नेट का और थोड़ा मेरे ब्राउज़र का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है इसको आने में, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है। तो ये देखिए आपके आइकन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हाउ टू ऐड आइकन्स, द सिंपलेस्ट वे टू ऐड एन आइकन टू योर HTML पेज इज विद एन आइकन लाइब्रेरी सच एज फॉन्ट ऑसम। सो ऐड द नेम ऑफ द स्पेसिफाइड आइकन क्लास टू एनी इनलाइन HTML एलिमेंट लाइक आई टैग और स्पैन एलिमेंट। सो आई हम लोग यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए, बट अब इटैलिक के लिए हमारा यूज़ होता है EM, तो आई के अंदर हम लोग आइकन्स को ही जनरली कॉल कर रहे होते हैं। So all the icons in the icon library below are scalable vector that can be customized with CSS size, color and shadow. So जैसे अगर आपको फॉन्ट ऑसम का आइकन वगैरह कोई लेके आना है तो आप यहाँ से फॉन्ट ऑसम पर क्या करेंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं योर अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मिलता है किट, आप क्लिक करेंगे योर किट के ऊपर और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी किट का जो नेम है वो क्या है 26D9, और यही हमने देखो अपने उसमें ऐड किया होगा। तो ज़रा कोड को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। अब जो हमारा पेज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपना वो कोड बताना पड़ेगा yourcode.js के अंदर। तो ज़रा मैच कीजिए, काम करें। तो यही सेम कोड हमने यहाँ पर लगाया हुआ। तो आपको ये URL के अंदर अपना पाथ बताना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद सबका अपना कोड अलग अलग रेंडर होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड न्यू किट पर जाके अपना नया कोड भी बना सकते हो। तो पहली चीज़ कि आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। मैंने 3 साल पहले इसके ऊपर ये बनाया था अपना अकाउंट, और अभी जितने भी हम लोग यहाँ पर सिम्बल्स देख रहे हैं इसके अंदर जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म से लिए हैं, आप यहाँ पर जब ओपन करेंगे इसको, ये देखिए सभी सिम्बल्स यहाँ पर रेंडर हो रहे हैं हमारे। तो हम लोग यहाँ पर इनका साइज़ और कलर सब कुछ चेंज कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सब स्केलेबल है। तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ वगैरह डालिए, जो भी आपको कलर रखना है कलर रखिए, सारी चीज़ आपकी वर्क करेंगी। और ये हमारा लाइब्रेरी का पाथ जहाँ से सारे आइकन्स फैच हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्री अकाउंट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 2056 समथिंग आपके आइकन्स होते हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। वैसे इनकी मेंबरशिप आती है, प्रॉपर आप बाय करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा क्या होता है बूटस्ट्रैप आइकन, जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो बूटस्ट्रैप आइकन को अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो आइकन से आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। हम सीधे नीचे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, CDN दिखाई दे रहा है। CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो आपने ये URL यहाँ से देख लेना है। तो आगे एक देखो कॉपी करने का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने बूटस्ट्रैप वाले एग्जांपल में इसको क्या करना है, हेड में लाके यहाँ पर कॉल कर देना है। अब जो भी आइकन आप लगाना चाहते हैं, तो BI स्टैंड फॉर बूटस्ट्रैप आइकन। ठीक है, तो जो भी आपको आइकन बनाना है वो आप यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हो इसीलिए। तो जैसे मुझे कोई नया सिंबल इसमें ऐड करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ऐड किया जाता है। सो लेट्स से मुझे वाईफाई का सिंबल ऐड करना है। आपने यहाँ से कॉपी करना है। इंटीग्रेशन अगर आपने किया हुआ है तो हम यहाँ से URL को कॉपी करेंगे, नोटपैड में आएंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+O, और यहाँ पर हमें अपना एक नया सिंबल वाईफाई का ऐड करना है। ये हमने देखो ऐड किया। पेज को जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे देखो वाईफाई का सिंबल आ गया इसमें। तो ज़्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको
CDN को इंटीग्रेट सही से करना है। और CDN हमें कहाँ मिलेगा, पेज के बॉटम में, यहाँ पर इस तरह से। इसको कॉपी करके ले जाइए और कहाँ ले जाकर डालना है, अपनी वेब पेज के हेड सेक्शन के अंदर। तो ये हमने देखो हेड में यहाँ पर ऑलरेडी इसको कॉल किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, गूगल आइकन। गूगल का आइकन अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से गूगल के प्लेटफॉर्म में आएंगे, यहाँ से आपको आइकन का डेडिकेटेड ऑप्शन मिलेगा। उसका जो भी आइकन आप लेना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से क्या लेना चाहते हो, SVG कोड, PNG कोड, कलर वो भी अगर आप लाने से पहले ही चेंज करना चाहते हो, इंटीग्रेट करने से पहले, तो कलर भी यहीं पर ही चेंज कर सकते हो। इसके बाद कहाँ लगाना चाहते हैं आप, तो वो आपको वेब, एंड्रॉयड, iOS ऑप्शन मिलेगा। ये टैग आपने कॉपी करना है यहाँ से और अपनी वेबसाइट के अंदर लगा लेना है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, स्टैटिक चाहिए, इंसर्टिंग दी आइकन चाहिए, तो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए हमने यहाँ पर URL दिया, ठीक है, फॉन्ट फैमिली बता दी हमने, मटेरियल प्लस आइकन्स, और जो भी आपको आइकन का नेम पता है वो अपना बता दो। तो क्लास यही रहेगा, क्लाउड, फेवरेट, अटैचमेंट, कंप्यूटर, ट्रैफिक, जो भी आपको आइकन बनाना है। यहाँ से देखो आइकन आपका बन के तैयार हो गया। मैं एक नया आइकन इसमें और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए कुछ नया ढूंढते हैं यहाँ से कि भाई हमें जैसे कि सिंक का लगाना है। आप यहाँ से सिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आइए, यहाँ से आपको उसका क्लास मिल जाएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लाके आप कॉल कर लीजिए। अब स्पैन में डालना है या आई में डालना है, दैट इज़ अप टू यू कि किधर आप रखना चाहते हैं इसको। इसके बाद गूगल वाले पेज को हम लोग रिलोड करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर सिंक लिखा हुआ है, एक सेकंड कुछ छूट गया हमारे से, आई मटेरियल सिंबल आउटलाइन है ना, हाँ नहीं दूसरा लेना पड़ेगा, मटेरियल सिंबल आउटलाइन। हमें मटेरियल आइकन पर क्लिक करना है और तो क्या नाम है, जैसे कि फेवरेट बॉर्डर। तो यहाँ पर आप जाके लिखेंगे मटेरियल आइकन्स, रिलोड करेंगे यहाँ पर, कॉल हो गया। तो जो भी आप वहाँ से नेम उठाओगे यहाँ पर लाके आपने लगाना है, उससे आपकी शेप प्रोड्यूस होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो भी लेना चाहो, जैसे सेटिंग्स का है तो यहाँ से सेटिंग के नेम को कॉपी करिए, यहाँ जाइए, कॉपी पेस्ट, और यहाँ जाके आपने सेटिंग्स को जो है वो कॉल करा देना या फिर टाइप कर देना सेटिंग। और ये देखिए सेटिंग्स का सिंबल यहाँ पर, ठीक है। तो ये फेमस प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, गूगल आइकन्स, बूटस्ट्रैप आइकन्स एंड फॉन्ट ऑसम आइकन्स, जिसकी हेल्प से वेबसाइट के अंदर आज के डेट में लोग आइकन्स वगैरह को यूज़ करते हैं। यूज़ करेंगे सभी प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट है लिंक्स। सो विथ CSS links can be styled in many different ways. So links can be styled with any CSS property, example color, font family, background, etc. So जब भी आप कोई लिंक बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लू कलर में और अंडरलाइन आता है। विजिट कर चुके होते हैं तो वो आपका पर्पल कलर से रिप्लेस हो जाता है। तो ए टैग फॉर एंकर, ठीक है। और यहाँ पर हमने कलर को क्या बोला कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है वो हॉट पिंक कलर में हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गए। अब अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसका कलर देखो डिफ़ॉल्ट वही है, चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने ए टैग को टारगेट किया, ना कि ए के स्टेट को, क्योंकि किसी भी लिंक के अंदर 4 स्टेट होती हैं, लिंक, विजिटेड, होवर और एक्टिव। इधर देखिए। So in addition, links can be styled differently depending on what state they are in. So the links state are link, visited, hover and active. तो लिंक क्या होता है? और नॉर्मल यानी कि अनविजिटेड स्टेट। विजिटेड में अ लिंक जिसको यूज़र क्लिक कर चुका है, विजिट कर चुका है। होवर जब यूज़र माउस लेकर आएगा, एक्टिव जब उसको प्रेस करेगा।
सो ये हमारे पास एक लिंक के 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो इसकी अगर आप स्टाइलिंग करते हो अलग अलग लेवल पर कि माउस ओवर पर कलर डिफरेंट होगा, प्रेस पर डिफरेंट होगा, डिफ़ॉल्ट डिफरेंट होगा, विजिट हो जाएगा तो डिफरेंट होगा, तो इसकी हायरार्की इसको ब्रेक नहीं करना है। यानी कि सबसे पहले लिंक, देन विजिटेड, देन होवर, देन एक्टिव। ठीक है। और अभी आप यहाँ देखेंगे आउटपुट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कलर है रेड, माउस ओवर पर कलर है पिंक, प्रेस करने पर हमारा कलर क्या है ब्लू, और जब विजिट हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा ग्रीन। यही हमने डिफाइन किया था यहाँ पर। अगर आप कोड में जाके चेक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा रेड, विजिट हो चुका होगा तो ग्रीन, माउस ओवर पर हॉट पिंक कलर, और जब प्रेस हो रहा होगा तो ब्लू कलर। तो ऐसे आप लिंक के अलग अलग स्टेट को स्टाइल कर सकते हैं। सो ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, अ होवर मस्ट कम आफ्टर ए लिंक एंड ए विजिटेड in the CSS definition in order to be effective. A active must came after a hover in the CSS definition in order to be effective. ऑर्डर चेंज कर देंगे काम नहीं करेगा, ज़्यादातर स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट बात आती है डेकोरेशन, यानी कि डिफ़ॉल्ट हमारा अंडरलाइन आता है उसको कैसे हैंडल करना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में आप क्या लिख देंगे नन। तो अब क्या होगा, लाइन जो है वो डिफ़ॉल्ट मोड में नहीं मिलेगा, जैसे अभी यहाँ पर लाइन आ रहा है। अब लाइन आपको कब मिलेगा, जब माउस लेके आप जाएंगे होवर के ऊपर, और अगर आप बटन को प्रेस करोगे तब भी आपको लाइन दिखाई देगा, लेकिन जब आप क्लिक कर चुके होंगे तो लाइन आपका रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने विजिटेड पर नन किया हुआ है। तो देखिए डिफ़ॉल्ट ब्लू है, माउस ओवर किया, लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हुआ, क्लिक करा, लाइन डिस्प्ले, विजिट कर चुके हैं लेकिन लाइन नहीं है। तो आपको अगर अंडरलाइन रिमूव करना है किसी भी लिंक्स में से तो आपको लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन। इसी तरह से अगर आप बैकग्राउंड कलर के साथ काम करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमारा लिंक का बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा है, माउस ओवर पर ये होगा, क्लिक पर डिफरेंट होगा, विजिट करने के बाद में कलर डिफरेंट होगा। तो अगर आपको कलर भी चेंज कराना है कलर भी चेंज हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक लिंक को हम बटन का लुक एंड फील कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बटन को क्या बोला कि भाई उसका जो डिस्प्ले है वो क्या होना चाहिए इनलाइन ब्लॉक, यानी कि एक ही लाइन में ब्लॉक बना दो उसको। अगर आपने लिखा ओनली ब्लॉक तो उस बटन के आगे कुछ और नहीं आएगा, बट अगर आपने लिखा इनलाइन ब्लॉक तो अगर बटन के आगे भी बटन्स हैं तो वो सेम लाइन में कॉल हो जाएगी इनलाइन ब्लॉक। इसके बाद हमने क्या बोला, पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम से 14 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल्स। सो जब आप आउटपुट देखेंगे तो अब आपका जो टेक्स्ट जो पहले था दिस इज़ अ लिंक, अब एक बटन की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिंक को बटन में कन्वर्ट करा सकते हैं। सो मोर एग्जांपल्स हम लोग यहाँ देखते हैं। से दिस एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू ऐड अदर स्टाइल्स टू हाइपरलिंक। जैसे कि हमने फर्स्ट लिंक को बोला ये स्टाइल्स होंगे, सेकंड को हमने बोला कुछ ये स्टाइल होगा, इसी तरह से मल्टीपल हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर हम लोग साइज़ को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फॉन्ट को ही बदल दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डेकोरेशन को चेंज कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हो लिंक के अंदर करा सकते हो। अब हमने यहाँ पर एक फॉन्ट साइज़ चेंज किया इस तरह से, माउस ओवर पर चेंज हो गया साइज़, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है एक यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर शेकिंग चीज़ें जो भी होती हैं वो बड़ा डिस्टर्ब करती हैं एंड यूज़र को, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल है CSS में लिंक के माउस ओवर पर ऐसा करना, बट करवाना नहीं। आप कलर चेंज करो, ना ही फॉन्ट बदलना है। जैसे हमने यहाँ पर फॉन्ट बदल दिया माउस ओवर करने पर, तो ऐसा इफेक्ट की हमें कोई नीड नहीं है, आप कलर के साथ प्ले करो बस। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हाउ टू क्रिएट लिंक लाइक। तो यहाँ से आप इसको देखोगे जैसे आउटलाइन मोड में, तो माउस ओवर जैसे हमने किया तो ग्रीन कलर हुआ। ग्रीन कलर ऑलरेडी डार्क के अंदर कंसिडर होता है, ब्लैक भी डार्क में कंसिडर होता है, तो हमने उसको इन्वर्ट कर दिया ताकि माउस ओवर पर विजिबिलिटी बनी रहे इस तरह से। तो क्या लिखा हमने, माउस ओवर जैसी होगा तो कलर ग्रीन और टेक्स्ट का कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। इसी तरह से आपके पास लिंक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर होते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया जब भी ये लिंक के ऊपर आप माउस लेके जाते हो हैंड का सिंबल आता है ना, यहाँ पर हैंड का सिंबल आता है। तो आप कोई डिफरेंट अपना कर्सर बनाना चाहते हो तो इतने सारे हमारे पास डिफरेंट कर्सर होते हैं, जैसे कि ऑटो जो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं, क्रॉस हेयर आपका एक प्लस का सिंबल आएगा बना हुआ, कर्सर डिफ़ॉल्ट आपका जो होगा डिफ़ॉल्ट एरो फॉर्म में आएगा, मतलब ईस्ट से आपका रिसाइज होगा, हेल्प में आपका हेल्प वाला सिंबल बना हुआ आएगा,
मूव के अंदर आपको चारों डायरेक्शन में नेविगेट करता हुआ ऑप्शन मिलेगा। एन मतलब नॉर्थ रिसाइज, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पॉइंटर, प्रोग्रेस, साउथ रिसाइज, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट रिसाइज आपको वेटिंग का, जिसमें लोडिंग वगैरह आपको बना हुआ आता है। ओपन करिए और यहाँ से हम लोग देखेंगे जैसे ये ऑटो है तो ऑटो में क्या हो गया, कर्सर वाला इफेक्ट, क्रॉस हेयर प्लस का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट में आपको ये सिंबल मिलेगा, है ना। और ईस्ट में हेल्प क्वेश्चन मार्क एरो के साथ, मूव, नॉर्थ साइज, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पॉइंटर, प्रोग्रेस, लोडिंग जो होता है आपका, साउथ रिसाइज, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, टेक्स्ट, वेस्ट रिसाइज और वेट। तो कई बार आपको कहीं पर अगर कर्सर अपना चेंज करना है कि भाई किसी पर्टिकुलर जगह पर मेरा कर्सर कुछ इस तरह से यूज़र को मैसेज देगा, चेंज करा सकते हो। अब सोचो कि अगर आपका हैंड का कर्सर ना है, ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं, तो कितना प्रॉब्लम होगा एंड यूज़र को समझने की ये क्या क्लिकेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है ना। तो आपको कर्सर डिफ़ॉल्ट करना होता है, तो यानी कि अगर ये हैंड का सिंबल नहीं आएगा तो एंड यूज़र को पता ही नहीं चलेगा वो एक क्लिकेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिस्ट, जो कि आप HTML में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे उसको स्टाइल कैसे करना है CSS में। So HTML list and CSS list properties. In HTML there are two main types of list, UL and OL. UL को हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, OL को हम लोग जानते हैं ऑर्डर लिस्ट के नाम से। So अनऑर्डर लिस्ट, the list item are marked with bullets and ऑर्डर लिस्ट में आपको मिलता है नंबर्स और लेटर। So CSS list properties allows you to set different list item marker for order list, set different list item markers for unorder list, set an image as the list item marker और add background color to list and list item। तो यानी कि इतना तो हम लोगों ने HTML में भी सीखा था कि भाई अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट डॉटेड बुलेट दिखाई दे रहा है, मतलब डिस्क फॉर्म में, तो सर्कल और स्क्वायर हम लोग उसको कर लेते थे, या फिर अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो ABCD अपर अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा, अपर रोमन, लोअर रोमन में चेंज कर सकते हैं। बट हमने वहाँ पर इमेज के साथ रिप्लेस करके नहीं देखा था। सो आप इमेज भी लगा सकते हैं उसकी जगह पर। तो चलिए देखेंगे डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स में। तो इसके लिए प्रॉपर्टी आती है CSS में लिस्ट स्टाइल टाइप। सो यहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे और इसमें आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, अपर रोमन, लोअर अल्फ़ा, और आप यहाँ पर इनका आउटपुट देखेंगे इस तरह से चेंज हो रहा है ना। तो ऑर्डर में हमने यहाँ पर चेंज किया और ये आपका अनऑर्डर के अंदर हमारा रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज और जो भी आपकी इमेज का नेम है, सो आप यहाँ देखेंगे उसके आगे आप अपना इमेज सिंबल कॉल कर पा रहे हो। बात करते हैं पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर कि भाई अंदर होगा कि बाहर होगा। तो यहाँ पर इनसाइड और आउटसाइड आपको प्रॉपर्टी मिलती है। आउटसाइड यानी कि बाहर जाएगा कंटेनर के, इनसाइड यानी कि कंटेनर के अंदर आपको ये एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। रिमूव डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग UL/LI का यूज़ करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आपके आइटम इनसाइड की तरफ पुश मिलते हैं। हम चाहते हैं वो पैडिंग रिमूव हो जाए, मार्जिन रिमूव हो जाए, तो आप यहाँ से मार्जिन पैडिंग को एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा होता है। हमने मार्जिन पैडिंग को रिमूव किया तो ये नॉर्मल एक पैराग्राफ की तरह लेफ्ट में आ गया। बट डिफरेंस क्या है, पैराग्राफ होता है तो यहाँ पर बीच में एक लाइन का गैप होता है, बट लिस्ट है तो यहाँ पर एक लाइन का गैप नहीं मिलेगा, बस नेक्स्ट लाइन में आपका मैटर स्टार्ट होते ही दिखाई देगा, क्योंकि LI जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है, तभी वो न्यू लाइन प्रोड्यूस करता है। तो लिस्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, आप यहाँ लिखिए लिस्ट स्टाइल, हमें स्क्वायर चाहिए, इनसाइड रखना है और उसके अंदर इमेज से हमें इसको रिप्लेस करना है इस तरह से, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होगी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास शॉर्ट हैंड में, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज। इसको आप सिंपल लिस्ट स्टाइल में ही ख़त्म कर सकते हो इस तरह से। अब बात करते हैं स्टाइलिंग लिस्ट विद कलर, ठीक है। तो अगर आपको कलर वगैरह इसमें डालना है तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वगैरह अपना यूज़ कर सकते हैं। ये हमने OL के लिए डिफ़ाइन किया है, ये हमने UL के लिए डिफ़ाइन किया है। फिर OL के अंदर अगर LI है तो हमने उसको अलग कलर दिया है। इस तरह से UL के अंदर अगर LI है तो हमने उसको डिफरेंट कलर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं UL का कलर अलग है और LI आइटम का कलर अलग। इसी तरह से यहाँ पर OL का बैकग्राउंड कलर जो है ऊपर आप डिफरेंट देख रहे हैं, यहाँ UL का बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है, तो आप ये चीज़ें भी हैंडल कर सकते हो। तो ये था आपका लिस्ट। टेबल की बात करेंगे, टेबल्स ऑलरेडी हम लोगों ने यूज़ किया है। आज हम लोग बात करेंगे टेबल को CSS में कैसे स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है।
तो वैसे ये प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, बस इसका एक क्विक रिवीजन देख लीजिए. सो टेबल आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ वेब डिज़ाइन एंड CSS कैन बी यूज टू स्टाइल देम इन अ वैरायटी ऑफ वेज. द लुक ऑफ एन HTML टेबल कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव विद CSS. सो एक एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे माउस ओवर पर एक तो सेल का हमारा कलर चेंज हो रहा है एंटायर रो, प्लस ये आपको स्ट्राइप मोड में दिखाई दे रहा है, हमारा जो हेडर है उसका कलर डिफरेंट है. ठीक है, तो ये स्टाइलिंग जो पॉसिबल हुई है CSS से ही पॉसिबल हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरह से कुछ चीज़ें डिफाइन करके रखी हैं. तो वन बाय बनाएंगे, फिर आपका फाइनल आउटपुट इस तरह का तैयार होगा. तो पहले बात करते हैं टेबल में बॉर्डर्स की. टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर्स इन CSS यूज दी बॉर्डर प्रॉपर्टी. हम चाहते हैं टेबल TH TD सबके ऊपर एक पिक्सल का बॉर्डर अप्लाई होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 पिक्सल और सॉलिड बॉर्डर अपना इसके ऊपर कॉल किया हुआ है. तो जब भी आप बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके 2 सेल के बीच में एक स्पेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग. तो उसको मैंने आपको सिखाया था, बॉर्डर कलेप्स लिखेंगे तो ये आपका स्पेसिंग रिमूव हो जाता है. फिर अगर आप विड्थ को बढ़ाना चाहते हो तो हमने मेन टेबल को टारगेट किया, उसको बोला कि विड्थ उसका 100% हो जाए. सो आप यहाँ देखेंगे आपका विड्थ अब फुल स्क्रीन को कवर करेगा इस तरह से. सो नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, डबल बॉर्डर. So notice that the table in the example above have double borders. This is because both the table and the TH and TD elements have separate borders. To remove double border, take a look at the example below. So क्या करना है हमें, collapse. So border collapse का अगर आप यूज़ करते हैं तो टेबल का जो बॉर्डर होगा आपको सॉलिड दिखाई देगा. बिफोर दैट आपको इस तरह से डबल दिखाई देगा. इसको बोलते हैं स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग. तो बॉर्डर कलेप्स की प्रॉपर्टी CSS में अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको इस तरह से सॉलिड फॉर्म में रिटर्न होगा. नेक्स्ट, अब आप जैसे यहाँ पर अपना जो भी आप डिफाइन करोगे, जैसे हमने डिफाइन किया, भाई बॉर्डर जो है सिर्फ टेबल पर होना चाहिए, TH और TD पर नहीं होना चाहिए. तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर बॉर्डर दिखाई देगा. तो चलिए एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं. बात करते हैं जैसे टेबल साइज़. तो हमने यहाँ पर मेंशन करें कि भाई टेबल की विड्थ होगी 100% और TH जो है उसकी हाइट कितनी होगी, 70 पिक्सल्स. तो TH यानी कि टेबल हेडिंग, उसका हाइट आपका इंक्रीज़ हो गया. इसी तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं टेबल की जो टोटल विड्थ होगी वो स्क्रीन का 50% होगा और आपका 50% एज इट इज़ रिमेनिंग रह जाएगा. तो इस तरह से आप टेबल की विड्थ और हाइट हैंडल कर सकते हैं. बात करते हैं अलाइनमेंट की. तो TD के अंदर जो हमारा मैटर लिखा होता है, हम चाहते हैं उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाए. तो अब आप यहाँ नोटिस करेंगे आपका जो TD के अंदर अलाइनमेंट है वो सेंटर में आ रहा है. बाय डिफ़ॉल्ट TD का जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट होता है. ठीक है, सो इसी तरह से हम TH का देखते हैं कि TH जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड और सेंटर में आता है, लेकिन हम चाहते हैं उसका अलाइनमेंट लेफ़्ट हो जाए बाकी मैटर की तरह. तो ये लेफ़्ट दिखाई देगा आपको. इसी तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट की बात आती है. भाई अगर आपको सेल में वर्टिकल अलाइनमेंट करना है, तो मेरे TD की हाइट है 50 पिक्सल्स. सो आप यहाँ देखें, हम चाहते हैं कि मैटर हमारा बॉटम से अलाइन हो. तो हमने क्या प्रॉपर्टी डिफाइन किया, वर्टिकल अलाइन बॉटम. तो आपका मैटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिडिल होता है, वो अब आपका बॉटम से अलाइन है सभी के अंदर. तो ये होता है टेबल का अलाइनमेंट. बात करते हैं स्टाइल. सो टेबल में TH और TD, मेन टेबल की बात नहीं करेंगे, उसके अंदर जो हम लोग टेबल हेडिंग और जो डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं TD टैग, इसको हम लोग एक पैडिंग ऑफर कर रहे हैं 15 पिक्सल्स. बट ये कह रहे हैं साथ साथ कि उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए. अब देखो टेबल के सेल थोड़े से आपको ब्रॉड दिखाई देंगे और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में आपको गैप भी मिलेगा देखने के लिए. इसी तरह से हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिवाइडर हो, इस तरह से ग्रिड ना हो चारों तरफ से, सिर्फ बॉटम. तो आपको क्या लिखना है, बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर बॉर्डर बॉटम. ठीक है, अब क्या देखते हैं आप, बॉर्डर सिर्फ बॉटम से अवेलेबल है इसमें. होवरेबल टेबल, तो आपको लिखना है TR को जब माउस ओवर किया जाए तो उसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए. तो ये आपका लिंक वाली प्रॉपर्टी सेम यहाँ पर आ जाएगी. इसी तरह से स्ट्राइप करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, nth चाइल्ड में इवन. सो इवन नंबर आपका जैसे होता है 0, फिर होता है आपका 2, फिर होता है आपका 4, इस तरह से आपका वर्क करता है. तो यहाँ पर आप देखोगे इवन नंबर यानी कि फर्स्ट को छोड़ा 2, 3 को छोड़ के 4th का आपका कलर चेंज हो रहा है. ऑर्डर लिख देंगे तो 1, 3, 5 इस तरह से चेंज होगा कलर.
एंटायर टेबल के अंदर टीएच का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर टीएच का कलर कर सकते हैं, इस तरह से आपका हाईलाइट हो जाएगा। टेबल को रिस्पॉन्सिव अगर आप करना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ पर ओपन करें पहले अपना एग्जाम्पल, और यहाँ से हम लोग स्क्रीन को स्केल डाउन कर लेते हैं। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि पेज में स्क्रॉलिंग नहीं है, हमारी टेबल के अंदर स्क्रॉलिंग है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ ना करें, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक टेबल को डिव के अंदर कॉल कराया है ना, और हमने इसमें क्या लिखा, ओवरफ्लो जो है एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए, ऑटो। तो जैसे ही विड्थ कम होगा स्क्रॉलर एक्टिव हो जाएगा इसके अंदर, और आपका मैटर जो होगा वो स्केलेबल हो जाएगा। तो ये देखिए जहाँ तक स्क्रीन में आ सकता है मैटर आएगा, जहाँ पर उसको लगेगा इसके बाद अब फिट नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली एक्स डायरेक्शन में आपका स्क्रॉलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। सो अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी ना डिफाइन करें तो क्या देखने के लिए मिलता है, कॉपी करेंगे, ओपन करेंगे नोटपैड, यहाँ से करेंगे ओपन, हम यहाँ जाके इसको बोल के आते हैं कि भाई ओवरफ्लो एक्स जो ऑटो है इस प्रॉपर्टी को हटाओ। यहाँ से कंट्रोल एस, ब्राउज़र में रीलोड किया हमने, कोई चेंज आया नहीं। अब जब आप स्क्रीन को छोटा करोगे क्या दिखाई दे रहा है, पेज स्क्रॉल हो रहा है, पहले क्या था, टेबल स्क्रॉल हो रहा था। तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से काम करती है। तो जैसे हम लोग पेज को रिलोड करेंगे स्क्रॉल बार पेज से रिमूव होकर हमारे एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। टेबल के बाद आपकी प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक लेवल इनलाइन हमारे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। सो डिस्प्ले एलिमेंट के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिस्प्ले एलिमेंट जितने भी हैं ये क्या करते हैं, हमारी फुल विड्थ जो भी आपकी स्क्रीन की होगी उसको कवर करेंगे। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट इज शोन ऑन अ वेब पेज। Every HTML element has a default display value depending on what type of element it is. The default display value of most elements is block or inline. So the display property is used to change the default display behavior of HTML element. So block level element कौन कौन से होते हैं, आपको वो सारे टैग पता होने चाहिए। मोस्टली हम लोग सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। इसी तरह से इनलाइन हमारे पास कौन कौन से टैग्स होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे इमेज है, आपके पास कोई इमेज है 200 बाई 300, तो अगर आप मल्टीपल इमेज उस साइज़ की कॉल करोगे तो वो इमेज एक दूसरे के साइड बाय साइड आएगी। बट अगर हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ या डिव तो वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में कॉल होते हैं। सो यही डिफरेंस होता है इनलाइन और ब्लॉक में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक डिव को बॉर्डर ऑफर किया है तो वो पूरी विड्थ को कवर कर रहा है। वहीं पर हम लोगों ने एक एलिमेंट को इनलाइन इफेक्ट दिया हुआ है तो जितना पार्ट आपका इनलाइन है सिर्फ उतने पार्ट में ही आपका बॉर्डर दिखाई देगा। अगर ब्लॉक होता तो वो ब्रेक हो जाता था, ठीक है। तो ये आपके डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ पर किस किस टैग पर आपका डिस्प्ले ब्लॉक होता है, किस पर आपका डिस्प्ले इनलाइन होता है। मैक्स विड्थ ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि एक एलिमेंट अगर आपके पास है और उसकी विड्थ है 600 और एक दूसरा एलिमेंट है जिसकी आपने मैक्स विड्थ रखी है 600 पिक्सल्स, तो दोनों में क्या फ़र्क आएगा, जो 600 पिक्सल वाला होगा वो स्क्रॉलिंग देगा और जो मैक्स विड्थ वाला होगा वो आपका स्केल डाउन हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे आप 100% से बिलो आओगे। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। अभी दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, आप इसको स्केल डाउन करिए तो क्या दिखाई दे रहा है, जो 600 पिक्सल वाला है आपका वो लॉक हो रखा है, लेकिन मेरे जो उसके नीचे वाला डिव है वो ऑटोमेटिकली रिसाइज होते जा रहा है। देखो ऊपर वाला हमें स्क्रॉलिंग दे रहा है बट नीचे वाला जो है वो अपना स्क्रीन के साथ साथ स्केल डाउन हो रहा है। तो मैक्स विड्थ समझ में आया, यानी कि अगर आप किसी एलिमेंट को विड्थ ना देके देते हो मैक्स विड्थ, तो मैक्स विड्थ क्या करेगा, वो साइज़ जो आप चाहते हो वो भी आएगा, प्लस उस साइज़ से अगर आपका एलिमेंट नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली लिक्विड मोड में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये डिफरेंस है। सो यूजिंग मैक्स विड्थ एंड मार्जिन ऑटो, इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से यूज़ करना है। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज takes up the full width available, stretch out to the left and right as far as it can. So ये दोनों div एलिमेंट है और div एलिमेंट का नेचर हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है, एंटायर स्क्रीन को ही टारगेट करते हैं। So setting the width of a block level element will prevent it from stretching out to the edges of its container. So then you can set the margin to auto to horizontally center the element within its container.
The element will take up the specified width and the remaining space will be split equally between the two margins. So जैसे कि हमने इस div को 600 पिक्सल का width ऑफर किया हुआ है, प्लस हम चाहते थे कि स्क्रीन के मिडिल में बजाए, तो हमने इसको मार्जिन वैल्यू भी ऑफर किया हुआ था. चलो ज़रा कंट्रोल यू प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा कुछ हमने लिखा है कि नहीं. तो बॉर्डर आप देख सकते हैं, पैडिंग आप देख सकते हैं, विड्थ आप देख सकते हो, मार्जिन क्या है, ऑटो. तो 600 पिक्सल्स के बाद में जो भी आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बचा, मार्जिन ऑटो ने उसको क्या करा, लेफ्ट और राइट में इक्वली डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया उसी चीज़ को. ठीक है, तो एक है हमारा 600 पिक्सल्स, दूसरे वाले हमने क्या लिखा है, मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स. उसके अलावा अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है ऊपर नीचे, सिर्फ विड्थ यहाँ पर मैक्स विड्थ हो रहा है. So the problem with the div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element. The browser then adds a horizontal scroll bar to a page. So ध्यान रखिए, वेबसाइट जब भी बनेगा तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं होना चाहिए, वर्टिकल ही कंसिडर किया जाता है. So इसका सोल्यूशन क्या है? So using max width instead of, so in this situation will improve the browser handling of small windows. This is important when making a site usable on small devices. So आप रिसाइज करके अगर देखेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ. सो विड्थ 500 है या मैक्स विड्थ 500 है, आउटपुट दोनों का सेम होगा, लेकिन 500 बिलो पर आपको मैक्स विड्थ समझ में आएगा कि क्या काम कर रहा है ना. तो यहाँ पर आप देखिए, हम स्क्रीन को स्केल डाउन कर रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है, ऊपर वाला स्केल डाउन नहीं हुआ, बट नीचे वाला हमारा स्केल डाउन इजीली हो गया. देखो 500 पर जैसी स्क्रीन की विड्थ होगी दोनों इक्वल होंगे, 500 से नीचे 500 मैक्स विड्थ वाला एलिमेंट आपका स्केल डाउन होना स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक. सो ये प्रैक्टिस ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए. तो ये था आपका मैक्स विड्थ. नेक्स्ट आपका आता है पोजीशन. CSS में पोजीशंस क्या होती है? सो the position property specifies the type of positioning method used for an element which is static, relative, fixed, absolute और sticky. So काफ़ी सारी साइट में आपने नोटिस किया होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अपने प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिखा देता हूँ. तो आप यहाँ जैसे नैब बार को ध्यान से देखिए, हम पेज को स्क्रॉल अगर कर रहे हैं तो लेकिन नैब बार अपनी जगह पर क्या है, लॉक है, दिखाई दे रहा है. नैब बार स्क्रॉल नहीं हो रहा है पेज के साथ. तो ये नैब बार यहाँ पर फ्रीज कैसे हुआ, ये पोजीशन की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है. ठीक है. दूसरा, कोई भी वेबसाइट जनरली जब आप चलाते हो, जैसे कि हम अमेज़ॉन की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, इनका नैब बार स्क्रॉल हो रहा है. ठीक है. फ्लिपकार्ट पर आइए, ठीक है, तो ऊपर का नैब बार फिक्स है, नीचे वाले हमारी कैटेगरी स्क्रॉल हो रहे हैं. इस वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, नैब बार स्केल डाउन होकर छोटा हो जाएगा बट ऊपर ही रहेगा. इसका फ़ायदा क्या है भाई? देखो सीधी सी बात है, एक विजिटर पेज को स्क्रॉल करके आगे निकल गया, अब उसको किसी कैटेगरी में जाना है. सो अमेज़ॉन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम चीज़ें तो देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे किसी डिफरेंट कैटेगरी में जाना हो तो मुझे वापस पूरा स्क्रॉल अप करके वो यहाँ जाना पड़ेगा. ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है. अच्छा एक्सपीरियंस क्या होता है कि भाई आप यहाँ से वो कैटेगरी को लॉक कर देते. जैसे फ्लिपकार्ट ने क्या करा, सर्च को वहीं रहने दिया. ठीक है, कैटेगरी नहीं तो बंदा सर्च कर ले. ये नहीं कि वो इतना नीचे आने के बाद पूरा एक एक करके फिर ऊपर जाकर स्क्रॉल कर दे, फिर वो यहाँ जाके कैटेगरी को पकड़ेगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? यूएक्स क्या है? सो यूएक्स में हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि एंड यूज़र का सेटिस्फेक्शन, और यूआई जिसके थ्रू आप उस चीज़ को डिलीवर कर रहे हो. तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में एक मेजर डिफरेंस ये आ जाता है. तो इसी तरह से हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट में यूज़र किसी भी जगह पर हो, एक तो हमने हर जगह पर क्लिक्स ट्रिगर अपने रखे हुए हैं, प्लस इसके अलावा भी अगर उसको कहीं और जाना है तो वो यहाँ से क्लिक करके जा सकता है थ्रू आउट स्क्रीन. सो ये पॉसिबल होता है आपका जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, पोजीशन, इसकी हेल्प से. सो द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट. सो देयर आर 5 डिफरेंट पोजिशन वैल्यू: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी. सो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पॉइंट आता है, तो डिफ़ॉल्ट जो रहता है आपका स्टैटिक होता है, यानी कि जो भी एलिमेंट आप जहाँ डालते हो उसी जगह पर आएगा. ये होता है आपका स्टैटिक. सो एलिमेंट्स आर देन पोजिशन यूजिंग द टॉप
bottom, left and right properties. However, these properties will not work unless the position property is set first. So they also work differently depending on the position value. So first static की बात कर लेते हैं. So HTML elements are positioned static by default. By default static ही होता है. So static position element are not affected by the top, bottom, left and right properties. So an element with position static is not positioned in any special way. It is always positioned according to the normal flow of the page. So जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, here is the CSS that is used. div को हमने बोला static, तो आउटपुट में इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, वो नॉर्मल ही रहने वाला है. हाँ, इसके अलावा अब अगर आप कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तब आपको डिफरेंसेस एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगे. अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव. सो an element with position relative is position relative to its normal position. यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटिवली पोजिशन एलिमेंट will cause it to be adjusted away from its normal position. Other content will not be adjusted to fit into any gap left by the element. So मान लीजिए कि आपको किसी जैसे इसको ऐसा समझो, काफ़ी वेबसाइट पर आपने नोटिस किया होगा, जैसे BSCS की हम लोग बात कर लेते हैं. BSCS, यमुना या राजधानी कोई भी आप चला लो. तो आप नोटिस करना है, यहाँ पर अगर हम लोग पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर हमारे ये ऑप्शंस लॉक है और नीचे हमारे मिस्टर वॉट आते हैं, ये भी अपनी जगह पर लॉक है. आप पेज में कहीं भी चले जाइए, ये अपनी जगह नहीं चेंज करेंगे, है ना. तो कई बार आपको इस तरह के एलिमेंट स्क्रीन पर रखने होते हैं, तो ये पोजीशन का ही कमाल है गेम. तो यहाँ पर देखो आप चैटबॉट लगा हुआ है, तो चैटबॉट अपनी जगह पर ही रहेगा, ये पेज के साथ स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन नहीं होगा. तो बात करते हैं रिलेटिव. तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं. हमने इसको क्या बोला कि लेफ़्ट से 30 पिक्सल्स का गैप होना चाहिए. तो यहाँ से आपको गैप दिखाई दे रहा है 30 का. हमने यहाँ पर क्या लिखा? लेफ़्ट से 30 पिक्सल्स. अगर आप ये लेफ़्ट 30 अगर इस पर लिखोगे तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैटिक पर ये एप्लीकेबल ही नहीं होता है. तो ये आपका रिलेटिव से स्टार्ट होती है चीज़ें. बात करते हैं position fix. So an element with position fixed is position relative to the viewport, which means it always stay in the same place even if the page is scrolled. तो ये स्टेटमेंट देखो इसके लिए, तो हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करें लेकिन ये अपनी जगह पर ही फिक्स है. A fixed element does not leave a gap in the page where it would normally have been located. So notice the fixed element in the lower right corner of the page. Here is the CSS that is used. हमने लिखा है div, जिसके अंदर हम लोगों ने फिक्स के नाम से क्लास बनाई है. पोजीशन को हमने बोला है फिक्स. हमने यहाँ बोला कि बॉटम में 0 होना चाहिए और राइट से 0. तो हमने इसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर दिया है, विड्थ, और यहाँ पर हमने इसको एक बॉर्डर ऑफर किया है. अब ये वाला जो हमारा दिखाई दे रहा है, दिस डिव एलिमेंट हैज़ पोजीशन फिक्स्ड, ये इसी जगह पर आएगा. चाहे मैं पेज को छोटा कर लूँ, बड़ा कर लूँ, ये अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला. लॉक हो गया ना इस जगह पर. ये क्या है? पोजीशन फिक्स का एग्जांपल. गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट, एब्सोल्यूट. एन एलिमेंट विद position absolute is position relative to the nearest position ancestor instead of position relative to the viewport like fixed. So however, if an absolute position element has no position ancestor, it uses the document body and moves along with the page scrolling. So absolute position elements are removed from the normal flow and can overlap element. So चलिए इसका एक हम लोग आउटपुट देख लेते हैं. तो जिसके अंदर भी आप एब्सोल्यूट को यूज़ करोगे तो ध्यान रखना कि जिस पेरेंट के पास रिलेटिव की प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, अदरवाइज एब्सोल्यूट वर्क नहीं करता है. तो हम इस एग्जांपल में यहाँ देखेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, हमारे पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट के नाम से 2 क्लासेस हैं. हमने पेरेंट को दिया रिलेटिव, चाइल्ड को क्या बोला? एब्सोल्यूट. अब आप चाइल्ड को क्या बोलते हो? राइट से 0 हो जाए. फिक्स के केस में जब हमने राइट 0 बोला तो उसने स्क्रीन को लिया, यानी कि ब्राउज़र का जो एंड पॉइंट है, ठीक है. बट इस केस में क्या होगा? ये जो लेगा राइट से 0 वो अपने पेरेंट यानी कि रिलेटिव के हिसाब से लेगा. अब आप यहाँ देख सकते हो राइट से 0 किसके हिसाब से हो रहा है? पेरेंट के हिसाब से हो रहा है ना, पेज से तो कोई लेना देना नहीं इसको. इसी तरह से हमने यहाँ पर
डिफाइन किया, राइट 0 और हाइट कितनी होगी 100 होगी, विड्थ 200 होगी, टॉप से 80 पिक्सल होगा। तो ये टॉप से 80 पिक्सल के डिस्टेंस पर आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऊपर का गैप 80 पिक्सल है। तो अगर आप चाहते हो बिल्कुल एज पर टच हो जाए तो बॉटम 0 लिख दो, तो बॉटम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टिकी पोजीशन। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है वैल्यू। जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप किसी साइट को विजिट करते हो, इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पहले। इसके लिए हम लोग जोमेटो में आते हैं। जोमेटो पर आइए, ओपन करिए इसको। ऑर्डर ऑनलाइन में आइए। अब आप यहाँ नोटिस करिएगा कि जब मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा, पेज को स्क्रॉल करने के बाद एक कोई सेक्शन यहाँ पर टॉप में आके लॉक हो जाएगा। ध्यान से देखिए, लॉक हो गया। ऊपर के जो दो एलिमेंट थे हमारे, सर्च और ये वाला पार्ट, ये चला गया अपना। कौन सी कैटेगरी रहेगी वहाँ पर, ये वाली कैटेगरी। ये जो पॉसिबल हो रहा है, ये जो मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ स्टिकी, उसी के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। तो स्टिकी का काम क्या है कि आप जिस एलिमेंट को स्टिकी मार्क करोगे, वो अगर टॉप में गैप होगा तो उतने गैप के स्क्रॉल होने के बाद में लॉक होगा। तो चलो समझते हैं इसको। एन एलिमेंट विद पोजिशन स्टिकी इज पोजिशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजिशन, और स्टिकी एलिमेंट टॉगल्स बिटवीन, गेट बंद करना है यार। A sticky element toggles between relative and fixed depending on the scroll position. It is position relative until a given offset position is met in the viewport. So then it is stick in place like position fix. तो पोजीशन फिक्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो इमीडिएटली फिक्स हो जाता है, यानी कि आउटपुट में आपको फिक्स ही मिलेगा। बट स्टिकी के केस में क्या होगा कि जितना आपने स्क्रॉल रिजल्ट रखा होगा उसके बाद होगा, जैसे मैंने आपको जोमेटो के अंदर करके दिखाया है। So Internet Explorer does not support sticky positioning. So Safari requires a WebKit prefix, or you must also specify at least one of top, right, bottom and left for sticky. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा है स्टिकी टॉप से 0 हो जाए, ठीक है, पोजीशन स्टिकी रहेगा आपका। सफारी में चलाने के लिए हमने WebKit का यूज़ किया है और बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन किया हुआ है। सो जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये जो डिव है मेरा, ये क्या है, मैंने इसको लिखा आई एम स्टिकी, है ना। अब क्या होगा, जैसे आप पेज को स्क्रॉल करोगे उसके बाद में लॉक हो जाएगा ऊपर। सेम वही आ गया ना जोमेटो की तरह। ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि आपका फिल्टर वाला जो पार्ट है वो स्टिकी टॉप है, तो देखो स्क्रॉल होने पर लेटर और आपका फिक्स होगा इस तरह से। सो पोजिशनिंग टेक्स्ट इन एन इमेज, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे।